नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। आज है 13 जनवरी 2021 और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के संबंध में। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के हमारे इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अहमदाबाद। तो अहमदाबाद शहर स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित नहीं है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसके संदर्भ में ये देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्गों का एक नेटवर्क है। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों का एक नेटवर्क है जो भारत के प्रमुख संस्कृति, कृषि एवं औद्योगिक शहरों और केंद्रों को जोड़ता है। इसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 5846 किलोमीटर। और यह इसका निर्माण जो है जनवरी 2012 में किया गया था। हाल ही में भारतीय रेल ने स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्णिम कोणीय GQGD रूट में 1280 किलोमीटर की लंबाई है के लिए अधिकतम गति 130 किलोमीटर तक बढ़ाने का ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है। इसीलिए ये चर्चा में है। तो इतनी सी बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को भारत की 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए देश में फोकस के रूप में घोषित किया गया? किस लिए घोषित किया गया है? फोकस के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन 1 है बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, नेपाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को हाल ही में भारत देश की 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए देश में फोकस के रूप में घोषित किया गया है। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। यह एशिया का, यह जो महोत्सव हो रहा है, यह एशिया का सबसे पुराना फिल्म महोत्सव है। एशिया का सबसे पुराना फिल्म महोत्सव है और यह भारत में सबसे बड़ा फिल्म समारोह है। इतनी सी बात आप याद रखिए। इस सेक्शन के तहत 4 फिल्में दिखाई जाएंगी। जो इस सेक्शन आयोजित होने वाला है, इसके तहत 4 फिल्में दिखाई जाएंगी। मेघ मल्हार जयदूर, अंडर कंस्ट्रक्शन, जीवन धोली और सिंसियरली योर्स ढाका। ये फिल्में इसमें दिखाई जाएंगी। तो इतनी सी बातें आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर के अधिकारियों के कैडर को किस कैडर में मिला दिया है? ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, AGMUT। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 AGMUT। अब AGMUT है तो AGMUT क्या है? चलिए इसको देख लेते हैं। AGMUT है, A मतलब अरुणाचल प्रदेश, G से होता है गोवा, M है मिजोरम और UT मतलब केंद्र शासित प्रदेश की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और सभी केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह है। इसी में अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के कैडर को शामिल किया गया। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया और इस अध्यादेशों के माध्यम से इसे मिलाया गया है। इतनी सी बात आप इस प्रश्न के माध्यम से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 12 जनवरी को प्रति वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद,
महात्मा गांधी, शारदा देवी, अरबिंदो घोष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए इससे संदर्भित कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। मुख्य बातें हैं, भारत सरकार राष्ट्रीय युवा दिवस पर राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव का आयोजन करते हैं। किसका आयोजन करते हैं? राष्ट्रीय सांसद महोत्सव का, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव का आयोजन करते हैं। यह महोत्सव 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, ताकि जनता के मुद्दों के साथ जुड़ सके। किस लिए किया जाता है? ताकि वो जनता के मुद्दों से जुड़ सके और उनके विचारों को समझ सके। भारत के प्रधानमंत्री ने 12 जनवरी को यानी कल राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को संबोधित किया है। इतनी सी बात आप इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अक्सर समाचारों में दिखा जाने वाला H1B वीजा किस से संबंधित है? एक वीजा है, किस से संबंधित है? ऑप्शन है अप्रवासी वीजा, ऑप्शन विशेष व्यवसाय में स्नातक स्तर के श्रमिकों को रोजगार से संबंधित है, अन्य राष्ट्र के राजदूतों को जारी किए जाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ये विशेष व्यवसाय में स्नातक स्तर के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए ये भी वीजा दी जाती है। इसके संदर्भ में मुख्य बातें इस प्रकार हैं। कुछ मुख्य बातों को देख लेते हैं। H1B जो वीजा है ये USA के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया गया है? USA के द्वारा, जो विशेष विषयों से स्नातक स्तर के श्रमिकों को रोजगार से संबंधित है। किससे संबंधित है? विभिन्न विषयों से, विशेष विषयों से स्नातक स्तर के श्रमिकों को रोजगार देने से संबंधित है। विशेष व्यवसाय क्या होता है? इसमें तकनीकी, सैद्धांतिक, इंजीनियरिंग, यहाँ IIT लिखा है लेकिन IT, लेखा, वस्तुकला, विज्ञान, गणित, चिकित्सा, वित्त आदि से संबंधित है। पहले इसमें इसका चयन जो होता था, ये इसका आधार लॉटरी था, यानी लॉटरी के माध्यम से इसमें चयन किया जाता था। लेकिन अब इसे संशोधित कर दिया गया है और इसके लिए अब योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में गंगा नदी डॉल्फिन की मौत पर आपराधिक जांच शुरू की गई है? क्या की गई है? आपराधिक जांच शुरू की गई है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी डॉल्फिन की मौत पर आपराधिक जांच शुरू की गई है। इससे संदर्भित कुछ बातें यहाँ देख लेते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह केवल मीठे पानी में पाया जाता है। कैसे पानी में पाया जाता है? मीठे पानी में पाया जाता है। यह गंगा नदी के लिए स्थानिक है, यानी कि उसी में रहता है, ये स्थानिक है। गंगा नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन एवं दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन की एक उप प्रजाति है। क्या है? उप प्रजाति है। किसकी उप प्रजाति है? सिंधु घाटी डॉल्फिन एवं दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन की एक प्रजाति है। जलीय खाद्य श्रृंखला में शीर्ष होने के कारण यह उच्च जैव विविधता को दर्शाती है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। तो इतनी सी बात आप इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किन दो राज्यों के बीच केन
बेतवा लिंक परियोजना यानी KBLP, केन बेतवा लिंक परियोजना पर समझौते की बात चल रही है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार, गुजरात और केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में इन दो राज्यों के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना पर समझौते की बात चल रही है। इसके कुछ संदर्भ में हम लोग देखते हैं। तो KBLP यानी केन बेतवा लिंक परियोजना एक रिवर इंटरलिंकिंग परियोजना है, यानी नदी जोड़ो परियोजना है। यह देश भर में कल्पना की गई 30 नदी इंटरलिंकिंग परियोजनाओं में से एक है। क्या है ये? 30 नदी इंटरलिंकिंग परियोजना में से एक है। इस परियोजना का उद्देश्य है मध्य प्रदेश की केन नदी से अधिशेष जल यानी कि अधिक जल जो है उसको उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। यह परियोजना बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सिंचाई में मदद करेगा। तो इतनी सी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कलरिपायट्टू नामक मार्शल आर्ट फॉर्म किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में जो चर्चा में रहे कलरिपायट्टू नामक मार्शल आर्ट फॉर्म केरल राज्य से संबंधित है। चलिए इसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं। तो कलरिपायट्टू को केरल का सबसे पुरानी जीवित मार्शल आर्ट में से एक माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे पुरानी जीवित मार्शल आर्ट में से एक माना जाता है। किसको? कलरिपायट्टू को। कहाँ का माना जाता है? केरल का। केरल राज्य सरकार तिरुवनंतपुरम में कलरिपायट्टू के प्रशिक्षण के लिए 3500 वर्ग फुट में एक अकादमी खोल रही है। ठीक है, इतनी सी बात आप इसके संदर्भ में याद रखिए। और ये अकादमी जो खोला जा रहा है इसका उद्देश्य है कलरिपायट्टू को लोकप्रिय बनाना। ठीक है, मार्शल आर्ट है कलरिपायट्टू, इसको लोकप्रिय बनाना इसका उद्देश्य होगा। इतनी सी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने और शोधकर्ताओं का एक समूह किस ब्लैक होल को पता लगाने में असमर्थ रही है? हाल ही में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का एक समूह किस ब्लैक होल को पता लगाने में असमर्थ रहे हैं? ऑप्शन है सुपर मैसिव ब्लैक होल, मैसिसियर 87, S2, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो हाल ही में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का एक समूह सुपर मैसिव ब्लैक होल का पता लगाने में असमर्थ रहे हैं। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं। तो इसके संदर्भ में देखिए, सुपर मैसिव ब्लैक होल, कौन ब्लैक होल? सुपर मैसिव ब्लैक होल के बारे में अनुमान है कि यह सूर्य के द्रव्यमान से 100 गुना अधिक है। कितना है? सूर्य के द्रव्यमान का 100 गुना है। ये इसका अनुमान लगाया गया है। सुपर मैसिव ब्लैक होल का स्थान एबल 2261 गैलेक्सी क्लस्टर में होने की उम्मीद है। कहाँ होने की उम्मीद है? एबल 2261 गैलेक्सी क्लस्टर में होने की उम्मीद है। हमारे आकाश गंगा के केंद्र में ब्लैक होल है। क्या है? ब्लैक होल है, जिसका नाम क्या है? सेजिटेरियस ए है। सेजिटेरियस ए। इस प्रश्न के संदर्भ में आप इतनी जानकारी रखिए। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सुरेश सेट्टी, जे वेंकटरमू, विजय कुमार, या अशोक पाठक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2
जे वेंकट रमू को हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इस प्रश्न का है सही जवाब। चलिए इसके कुछ मुख्य बातों को देख लेते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सी बैंक? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एक पब्लिक कंपनी है। कैसी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना 2018 में हुई थी। कब हुई थी? 2018 में। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो इतनी सी बात आप इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कसौटी क्रिकेट खेल में, किस क्रिकेट खेल में? कसौटी क्रिकेट खेल में 6000 रन का आंकड़ा पार किया है? ऑप्शन है विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, महेंद्र सिंह धोनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चेतेश्वर पुजारा। हाल ही में चेतेश्वर पुजारा ऐसे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट खेल में 6000 रन का आंकड़ा पार किया है। तो चेतेश्वर पुजारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातों को हम लोग देखते हैं। कुछ मुख्य बातें हैं। चेतेश्वर पुजारा कसौटी क्रिकेट खेल में 6000 रन का आंकड़ा पार किया है। किस आंकड़े को पार किया है? 6000 रन का आंकड़े को पार किया है चेतेश्वर पुजारा ने। और चेतेश्वर पुजारा ये 6000 रन के आंकड़ा को पार करने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं। कितने नंबर के बने हैं? 11वें। यानी इससे पहले 10 क्रिकेटरों ने इस आंकड़े को पार किया था। तो आज की करंट अफेयर सेशन का प्रश्न समाप्त होता है। मिलेंगे अगले करंट अफेयर के सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।